देखो ये जीमेन का ही है, फेब के क्वेश्चन का हिस्सा है, ये अगस्त का है, फेब का ही है। इसमें पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जीमेन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले ही सोच लो कि ज्यादातर चांसेस है कि व्हीटस्टोन ब्रीज पे ही होगा, या बहुत इजी तरीका से कुछ ब्रेक हो रहा होगा, कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा। जी एडवांस में आ रहा है तो थोड़ा सा हर एक कंडीशन को सोच के करना है, ठीक है। हमारा जो इस पर जो भी वीडियो आएगा, एक और मेथड आता है डेल्टा स्टार मेथड, वो बताएंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आता है ज्योमेट्री, उसमें हम लोग कैसे डेल्टा स्टार मेथड का यूज करके करते हैं, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपके सिलेबस में ही है, काफी इजी है। हमको इसको करना क्या है, ये सब क्या है, एक वायर है, तो आपको जिसके बीच में निकालना है ना, एक इधर लिख दो और दूसरा इधर लिख दो, ठीक है, लिख दिया। ए को किससे जोड़ना है, ओ से, और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मैंने ए को ओ से जोड़ दिया। बी को किससे जोड़ना है, आर से, और यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, मैंने इस तार को यहाँ जोड़ दिया। अब ओ वाला तार किधर जुड़ा हुआ है, क्यू से, मैंने इसको क्यू से जोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली ओ वाला जो वायर है वो किधर जुड़ा हुआ है, पी से, तो मैंने इसको पी से जोड़ दिया। अब देखो, और P और R ये दोनों भी कनेक्टेड है, उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया, है ना। फिर देखते हैं Q और R, ये भी कनेक्टेड है, इसको भी जोड़ दिया। और P और Q, उसमें भी एक कनेक्शन है, इसको भी जोड़ दिया। लेट्स सी कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। देखो ये रेशियो, इसका रेशियो बराबर होता है तो क्या यहाँ से करंट ही नहीं जाता है, ये हट जाता है। तो ये हमारा क्या है, सबका देख ही रहे, आर आर है, तो एक कंडीशन है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो बहुत इजी है, यहाँ से आपका करंट ही नहीं जाएगा, तो करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से सीधे यहाँ आएगा और यहाँ से सीधे यहाँ आएगा, यानी ए से जाएगा इधर, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस आर, 2R। फिर ए से बी में जाएगा, उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 2R। अब ये दोनों 2R क्या है, पैरेलल में है, तो ये पैरेलल में होता है तो क्या लिखते हैं, 2R। सब डायरेक्टली, जिसको प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट लिख सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 4R, तो ये हो गया 4R² अपॉन 4R, यानी आवर आंसर इज R। तो देखो ये विदिन अ सेकंड, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इतना प्रैक्टिस होता है कि वो ऐसे सर्किट देखेंगे, ऐसे समझेंगे, बट दे कैन तुरंत वो उनको समझ में आ जाएगा कि आवर आंसर इज आर। तो यहाँ कैपिटल आर लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन जो जीमेन में आया था। अब थोड़े से भारी और अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड when you see all the videos after the exam, you just match whatever the question asked in GMAN, whatever I have provided in a video. I think कि more than 40% जो क्वेश्चन होंगे जो मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपको आते हैं, तो उसमें से आएंगे, मैच हो जाएंगे। आप उसको देखना, whenever आपका एग्जाम खत्म होता है, खत्म होने के बाद अगर आप देखते हो, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो पहले वीडियो देखो एंड आप उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जीमेन का। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m है, उसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, और इसका लेंथ है बराबर 2 मीटर है, लेकिन ये जो मास है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ई फील्ड में है, ऐसे दिया हुआ डायग्राम में। तो फोर्स क्या लगेगा, QE, और Q का वैल्यू मिली कुलम है, यानी 5 × 10⁻³ कुलम। बाकी सब दिया हुआ है। E का वैल्यू 200I मीन्स x डायरेक्शन में है, E क्या होता है, वेक्टर। तो बाकी सब दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू 0। इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, देखो ये mg है तो ये क्या लगेगा, mg sin थीटा माइनस म्यू n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n का वैल्यू क्या होगा, mg cos थीटा, पता नहीं इधर mg cos थीटा, एंड QE का क्या होगा, प्लस QE sin थीटा। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो mg और q एक दूसरे पे क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये हो गया mg cos थीटा एंड QE sin थीटा। एंड यहाँ पे म्यू n लगेगा,
ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और QE का भी एक कंपोनेंट लगेगा माइनस QE। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। mg sin थीटा माइनस म्यू n की वैल्यू डाल देते हैं, mg cos थीटा प्लस QE sin थीटा माइनस बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस QE cos थीटा। तो यहाँ पे m का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, तो 1 इंटू 10 हो गया, इंटू साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू हाफ मतलब 5, डायरेक्टली 5 ही लिख देती हूँ, माइनस 0.2, m का वैल्यू 1 है, g यानी 10 हो गया, cos थीटा का वैल्यू √3/2, q का वैल्यू 5 इंटू 10 पे पावर -3, E का वैल्यू 200 दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू हाफ दिया है, एंड Q का वैल्यू 5 इंटू 10 पे पावर -3, E का 200 एंड cos थीटा का वैल्यू √3/2 दिया है। और ये सब हो गया हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया आपका 5 हो गया, 5√3 यानी 5 2 10 यानी √3 हो जाएगा सीधे, ये 10 पे पावर -3 है तो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 0.1 हो जाएगा यानी 0.5 हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस ये हो जाएगा 100 और 10 पे पावर -3 से 0.1 हो गया यानी 0.5√3, 0.5√3, तो 5 माइनस ये हो गया 1.5√3 प्लस 0.5, 1.5 इंटू 1.7 हम लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.7, 1.8 रखो, 1.8 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा अराउंड 2.3। तो हमारा किसका वैल्यू आ गया, मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स लगा, तो ए का वैल्यू आ गया, ए मास 1 kg है 2.3, तो लेंथ दिया है 2 मीटर, तो 2 एन बराबर हाफ ATA² लिखेंगे, ए का वैल्यू 2.3 है बाई 2 इंटू TA², ये 2 है तो 4/2.3 का अंडर रूट इज अवर आंसर, यानी 2/√2.3। ठीक है, समथिंग 1.32 आएगा, अराउंड 1.32 इज अवर आंसर। तो दिस इज द अदर क्वेश्चन। बस आपको यहाँ पे फियर नहीं रहना कि मान लो कि हो सकता है कि इस बैटरी को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दे, है ना, तो या दो तरह का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो सबका मिक्स करके ही क्वेश्चन आता है, सारे फोर्स मीन्स फोर्स, है ना, तो वहां पे हमको फियर नहीं रखना है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ओके। देखो हम लोग अभी जीमेन का क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, बट उसमें आई डोंट थिंक कि आपको बहुत जल्दी में समझ में आएगा, वो 38 या 39 सेकेंड्स का है। तो हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स विद काइनेटिक एनर्जी Ke1 बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटेंस C है, उसका हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, विद वेलोसिटी एंड एंगल अल्फा एज शोन इन द फिगर एंड लिप्स विद बीटा, लिप्स कर रहा है बीटा एंगल पे, तो उसके काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जब वो इंटर करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, हाफ m v1² लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। जब इलेक्ट्रॉन आउट होता है तो Ke2, यही तो रेशियो पूछा जा रहा है, हाफ m v2², ठीक है, ये रेशियो पूछा जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारा स्केलर है, बट तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, और ये जो वेलोसिटी एक ऐसे जा रहा है अल्फा एंगल से और दूसरा ऐसे जा रहा है किस एंगल से, बीटा एंगल से, ये एंगल बीटा है। तो अब हमारा दो कंपोनेंट होगा, ये है v1, ये है v2, यहाँ देखो ऐसा निकल रहा है ना, तो हम लोग इसको ऐसे करके ऐसा लिख सकते हैं 90 प्लस ये हो गया हमारा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये बीटा होगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और 90 ऐड कर देंगे तो ये वाला हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग इसके कंपोनेंट क्या होंगे, v1
cos अल्फा, और इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे V2, ये देखो यहाँ पे V2 है तो V2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा V2 cos बीटा। जो V1 sin अल्फा और V2 sin बीटा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्यों, V1 और V2 बिकॉज जो एनर्जी होता है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब भी आप जी मेन का पेपर सॉल्व करते हो तो एक चीज मेक श्योर आपको यूनिट एंड डायमेंशन सबका अच्छे से याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस अप टू दिमाग होना चाहिए। ये सारा चीज जिस दिन कॉम्बिनेशन में आएगा आपका विद इन टाइम यू विल सॉल्व द पेपर। ऐसा नहीं होता कि सो मेनी टाइम द स्टूडेंट्स आर सेइंग मैम I can solve but I don't have a time. If you don't have a time that you have a lack of practice, आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है, या आपका कोई ना कोई चीज बिगर सेक्शन है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको उसको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप देखो V1 cos अल्फा V2 cos बीटा, जो साइन का जो कंपोनेंट है उससे हमको क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, और अल्फा और बीटा एंगल तो दिया है, ऐसा नहीं हम अगर एज्यूम करेंगे तब हमको साइन वाला और ये कुछ कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा। अब देखो KE1 अपॉन KE2 ये क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। V1 स्क्वायर लिख देंगे, V2 को स्क्वायर कैसे लिखोगे, V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर जाएगा और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। यार तो ये हो गई इनके काइनेटिक एनर्जी की रेशियो। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज करके मोमेंटम पूछा जाएगा तो वो भी आ जाएगा, बट जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम में क्या होता है m इंटू वी, तो देयर इज अ डायरेक्शन, बिकॉज m क्या है, डायरेक्शन लेस है, तो m इंटू वी होता है, तो v का डायरेक्शन, तो देयर विल बी द टू कंपोनेंट्स, इसीलिए उन्होंने मोमेंटम ना पूछ के काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये जी मेन का पेपर में था। एंड द अदर क्वेश्चन, मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ऑप्शन आपको बस कंसेप्ट समझिए कि ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन होगा वो मार्क कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आया था, डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच सी, बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ, ऐसा कहीं भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, जेई में भी आ सकता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हमें से एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। ई मतलब क्या होता है, यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का क्या है, चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा हमको ये फॉर्मूला पता है ना, एनर्जी बराबर क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा, है ना। तो एनर्जी को हम लिख सकते हैं ई इंटू लैम्डा इज इक्वल टू एच सी, है ना। यहाँ पे हमको कोई कंसेप्ट का रूल नहीं, बस डायमेंशन वाइज वो इक्वल होना चाहिए। अब एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एक्स लिख सकते हैं, लैम्डा एच सी, है ना। तो आप देखो लैम्डा का, लैम्डा भी क्या होता है मीटर में, यानी कि एफ इंटू मीटर, है ना। तो एफ इंटू मीटर स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एच सी, लिख दिया हमने। अब देखो ई स्क्वायर बाई 4 पाई लिखा हुआ था, हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आता है क्या, या पोटेंशियल एनर्जी, सबसे इजी तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है ना। पोटेंशियल एनर्जी बोलो या एनर्जी बोलो एक ही बात है, यानी इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, ई इंटू आर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी मैंने लिखा ई इंटू आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमको जो भी हमने भी लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हम अगर ई लैम्डा ही लिख देते हैं एक्सी को तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एफ इंटू आर, तो एफ इंटू मीटर मैंने लिख दिया मीटर, अपॉन इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ई लैम्डा, या ई इंटू आर है ना, एफ नहीं है, ई इंटू आर है, एनर्जी लिखा है, तो ई इंटू लैम्डा, लैम्डा मीन्स मीटर। अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्वांटिटी क्या हो गया, डायमेंशन लेस, है ना। तो इसके लिए
हमको ये नहीं कि आप अलग से आप ई का आप डायमेंशन वो याद रखो तो ठीक है, बट इट विल टेक टाइम। हम आपको अगर छोटे जो भी पूछा जा रहा है उसको आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमने क्या लिखा, ई बराबर एस सी बाई लैम्डा, तो ई लैम्डा हो गया। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ऑल्सो ई, तो ई इंटू आर और लैम्डा और एक्स ऑल आर द सेम थिंग इन द केस ऑफ डायमेंशन। तो हम लोग ऐसे भी सब मीटर यूनिट सबका क्या है, मीटर है, तो सबको हमने ऐसे करके ऐसे लिखे, तो क्या हो गया, ये आ गया हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लो ऐसा आ सकता है, ईटा का डायमेंशन क्या है, व्हाट इज ईटा, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसके लिए F बराबर माइनस ईटा ए dv बाई dx। तो हमको फॉर्मूला याद रखेंगे तो हमारा फटाक से ये हो जाएगा, फॉर्मूला में हम डालेंगे। और हमको जो फंडामेंटल जैसे फोर्स का क्या होता है, mLT माइनस 2 याद रखेंगे। मास का जो फंडामेंटल, ये तो फंडामेंटल नहीं है, मास का क्या लिखेंगे m, टाइम का क्या लिखेंगे t, और t में ही लिखा रहता है टाइम का, तो इसका t लिखते हैं। फिर तुम्हारा कैडेला, ये सारा कुछ याद रखेंगे। ए एम्पियर भी लिख सकते हैं, q बराबर क्या होता है I एंड t, तो I को एम्पियर लिखा रहता है। तो कहीं कहीं हम लोग q भी कभी कभी लगा, बट आप एम्पियर के टर्म में भी लिख सकते हो। तो q का क्या डायमेंशन है, एम्पियर सेकेंड, तो उस तरह से हम लोग लेंथ मतलब क्या हो गया, मीटर। अब लेंथ मीटर है तो x का कुछ किसी कहीं भी मीटर जो स्टार आएगा या r आ गया रेडियस, हम लोग डायरेक्टली उसको मीटर लिख देंगे ताकि मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इजी वे में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये था, इस तरह से डायमेंशन के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आपको क्या होना चाहिए, सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट करके सबको याद रखो। ये एक्चुअली अगर आप फिजिक्स में कंसेप्ट का आना बहुत जरूरी है, बट फार्मूला का याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या करने हैं, फास्ट भी करने हैं। अब देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या आता है, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो हम ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि ऐसा वेक्टर जिस पर परपेंडिकुलर है। बी क्रॉस ए का मतलब ऐसा वेक्टर जो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। अब ए वेक्टर ए क्रॉस बी, ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट प्लस लिख देंगे, अगर प्लस लिख देंगे तो वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो टू वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, यानी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी, इस दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये होता है। अगर ये जीरो है यानी कि ये चीज क्या है, जीरो है, और साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा बराबर जीरो, थीटा बराबर पाई, मल्टी करेक्ट था ये क्वेश्चन, और थीटा बराबर 2 पाई। तो ये आई थिंक ऑल ऑफ दीज ऐसा कुछ आंसर था। तो इसमें हमारा क्या 2 पाई 3 पाई जो भी आएगा थीटा का, सारे पाई एंड जीरो के लिए यह क्या होंगे, ये वाला वैल्यू जीरो होगा। दिस वाज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन था पेपर का। ठीक है, बट आपको एप्लीकेशंस मिनिमम आने चाहिए। हम और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तब तक आप लोग देखिए।